हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में भी पहले बात कर चुकी हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन बताया था, कुछ टाइप्स बताए थे, कोर का कंस्ट्रक्शन में डील की थी और कुछ वर्किंग प्रिंसिपल भी बताए थे। तो देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ की हूँ ट्रांसफार्मर का। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बात करूँगी और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बात करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये डायग्राम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का, पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, जब भी अगर आप कभी गली से गुजर रहे होंगे अपने, तो आपने कुछ इस तरीके का कुछ देखा होगा ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन टैंक भी आप नोटिस किए होंगे, कुछ जो कोर भी आपने कभी नोटिस किया होगा, ट्रांसफार्मर टैंक, बुशिंग्स वगैरह भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। अगर ऑब्जर्व नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक क्लियर जो है वो इन्फॉर्मेशन इससे मिल सके। अब देखिए, प्री के लिए जो है आपको कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ये बड़ा सा डायग्राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये डायग्राम उतना अच्छा ना बना पाया हूँ मैंने, लेकिन आपको जो है और अच्छे तरीके से इसको मेंस में बनाने की ज़रूरत है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप मेंस में एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कहीं भी आप अगर नोट्स बना रहे हैं ट्रांसफार्मर का तो उसको बना लीजिए। ये बुक में जो है, कई बुक में और थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो सिंपली जो है वो मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की और एक्सप्लेन मैं आपको एक एक करके करूँगी। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान रखिएगा आप ज़रूर। तो उम्मीद है आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। आगे मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी, ये चीज़ मैं आपको इस जो है वीडियो सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो है मिटाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन फिर मुझे कहाँ करूँगी मैं, इसलिए ये मैं मिटाती हूँ। काफ़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, पर कोई नहीं, एक्सप्लेन तो करना ही है। आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। और मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा डायग्राम पे अच्छे से आप फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को क्या है, अगर आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। तो नंबर अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो नहीं मिलेगा, नंबर अच्छे से नहीं मिलेगा। 10 में से आपको 5 या 6 नंबर ही देंगे वो थ्योरी लिखने पे, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि आप बस जो है वो पूरा पेपर भर के आ रहे हैं। आपको पॉइंट्स में लिखना पड़ता है, बिल्कुल प्रिसाइज में, प्लस डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है बनाने के लिए मेंस में। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कोर की। तो कोर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो सिर्फ मैं यहाँ पर सिलिकॉन स्टील लिखूँगी। सिलिकॉन स्टील लिख लीजिए। और मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सेकेंड देखिए, आता है हमारा वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के बारे में मैं कुछ बताई थी कि वाइंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जनरली हम लेते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का। क्योंकि करंट कैरी करना होता है वाइंडिंग्स को, इसीलिए हमारा जो भी वाइंडिंग मटेरियल बना होता है वो होता है कॉपर या फिर एल्युमिनियम का। तो देखिए, कॉपर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कॉपर हमारा जनरली यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर के केस में। एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ये हो गया हमारा वाइंडिंग का मटेरियल। अब देखिए, कुछ कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। हमने वाइंडिंग देखा था दो टाइप का, LT वाइंडिंग एंड HT वाइंडिंग। लो टर्मिनल जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, देखिए लो टर्मिनल लिखा होगा, एंड हाई टर्मिनल। हाई टर्मिनल, तो देखिए लो टर्मिनल यानी कि यहाँ का लो वोल्टेज लेवल कम है, और इसको LV वाइंडिंग भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड HV वाइंडिंग। तो यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या है? वोल्टेज इज लेस, एंड यहाँ का वोल्टेज इज मोर। तो देखिए, अगर वोल्टेज लेवल कम है यहाँ का, तो हमारा करंट लेवल क्या होगा? करंट हाई होगा। करंट इज हाई, और आपको पता है कि जितना ज़्यादा करंट हाई होगा वहाँ पर जो हमारा
वायर होगा वो थिक होता जाएगा। तो थिक वायर हम यूज़ करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग के केस में, LT टर्मिनल्स। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करंट जो है वो लेस होगा। तो करंट अगर लेस होगा तो यहाँ पर हमारा जो वायर है वो थिन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू LV वाइंडिंग और LT वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का आप मटेरियल देखते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है लो वोल्टेज के लिए हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये थिक होना चाहिए, करंट कैरी करना है, और करंट जो है एरिया पे प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है आता है हमारा कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो देखिए ये जो है यहाँ पर मैं कोर बना दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने कोर बना दिया है। और देखिए जो LV वाइंडिंग है वो हमेशा क्या होता है, कोर के पास में रहता है, कोर के पास में रहता है हमारा। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन आता है कई बार। ये LV हो गया, HV हो गया, और कुछ इस तरीके का यहाँ तक आप ड्रॉ करिएगा। कुछ इस तरीके की वाइंडिंग रहती है, सेम इधर भी रहता है, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेन ये करना चाहती हूँ कि ये LV है हमारा और ये हमारा HV है। तो ये जो रहेगा, देखिए यहाँ पर हम इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है। तो ये इंसुलेशन हो जाएगा किसके किसके बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। इंसुलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में है, देखिए कोर और LV के बीच में हमारा इंसुलेशन है। देखिए यहाँ पर ये कोर हो गया और ये LV हो गया, क्योंकि ये LV है, ये HV है। तो कुछ इस तरीके की हमारी वाइंडिंग होती है। और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये इंसुलेशन बिटवीन, इंसुलेशन बिटवीन LT एंड HT और LT के बीच में हमारा इंसुलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है। इंसुलेशन इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि कहीं यहाँ शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना आ जाए, इसलिए आपस में ये इंसुलेटेड रहते हैं। अब देखिए ये जो है ये क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मेंस में भी कई बार आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई LV वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर। तो यहाँ पर कुछ रीज़न है, वो नोट डाउन कर लीजिए आप। ये तो मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। तो देखिए यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है वाई LV वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर, यानी कोर के पास इसको क्यों प्लेस किया जाता है ये देखना है। और इसके बाद जो है वो हमारा योक है, HV में हम योक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए इसका कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आप देखिए, अगर लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज है तो वहाँ का इंसुलेशन क्या होगा, कोर और LV के बीच में। हम लोगों को ये पता है कि इंसुलेशन लेवल जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे, ये हमें पता है। तो देखिए अगर लो वोल्टेज साइड हम प्लेस करेंगे वाइंडिंग को तो इससे हमारा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम होता है इस लो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखिए ये एडवांटेज होता है LV को प्लेस करने का नियर टू द कोर। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेस, कॉपर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा क्योंकि लो वाइंडिंग है। अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट इज लेस। तो ये आप देख लीजिए, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, एडवांटेज हो गया। थर्ड, अब इन दो की वजह से इंसुलेशन भी कम लग रहा है। देखिए अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट भी कम लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द अबव रीजन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा साइज है ट्रांसफार्मर का प्लस वेट है हमारे ट्रांसफार्मर का प्लस कॉस्ट जो है हमारे ट्रांसफार्मर का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विल बी लेस।
ड्यू टू द अबव टू रीजन द साइज, वेट एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी रिड्यूस्ड। तो आप अपने ओन वर्ड्स में अच्छे तरीके से और लिख लीजिएगा, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो यही रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या एडवांटेज है, देखिए जब हम एलवी को कोर के पास रखते हैं और एचवी को हम क्या करते हैं, एलवी से दूर रखते हैं, योक की तरफ रखा जाता है, तो क्या होता है, जो टैपिंग ईजी हो जाती है, टैपिंग इज ईजी हो जाती है ऑन एचवी साइड, क्योंकि बहुत सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, आप टैपिंग बहुत सारा कर सकते हैं। जब आप एचवी वाइंडिंग देखते हैं तो इसमें टैपिंग यहाँ बहुत सारे टैपिंग आप जो है ले सकते हैं, तो ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है, फॉर वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है, ये हमारा रीजंस है। तो ये कुछ रीज़न आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन आ जाता है, जब एलवी को हम प्लेस करते हैं नियर टू द कोर तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना कॉपर रिक्वायरमेंट कम होने वाली है और इंसुलेशन लेवल भी हमारा कम होने वाला रहता है, क्योंकि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया हमारा वाइंडिंग की बात। और मटेरियल आपने देख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, तभी जो है एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थर्ड हम आते हैं इंसुलेशन पे। तो देखिए इंसुलेशन से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है अपने प्री में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आप एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल होंगे। जो थर्ड हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होता है, हम लोगों को इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हम वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना हो। और इंसुलेशन जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो मेजर इंसुलेशन और एक होता है माइनर इंसुलेशन। देखिए मेजर इंसुलेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जब पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी तो वहाँ पर देखिए ये कुछ मैंने कोर बनाया हुआ था, कोर के बाद एक तरफ एचवी और एक तरफ एलटी टर्मिनल मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ था। देखिएगा पेज पलट करके, ऐसा डायग्राम कुछ था। अब जो देखिए मेजर इंसुलेशन होता है वो एचटी और कोर के बीच में जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं मेजर इंसुलेशन। मेजर इंसुलेशन इसी को कहा जाता है जब आप एलटी और कोर के बीच में इंसुलेशन लगाते हैं, जैसे कि अभी मैं वाइंडिंग आपको बताई थी, एक्सप्लेन कर रही थी। ये हमारा एलटी था और ये हमारा कोर था, तो इनके बीच में जो इंसुलेशन लग रहा है वो एक मेजर इंसुलेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं माइनर इंसुलेशन क्या होता है। तो देखिए जब भी आप वाइंडिंग किए थे तो ये हमारा टर्न हो जाता है, तो बिटवीन द टर्न्स या बिटवीन द कॉइल, बिटवीन द टर्न्स और कॉइल हमारा माइनर इंसुलेशन रहता है। प्लस इंसुलेशन मिक्का पेपर वगैरह का आप कुछ भी दे सकते हैं, दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया इंसुलेशन के बारे में हमने बात कर लिया। तो इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि इंसुलेशन, मेजर इंसुलेशन किसके किसके बीच में दिया जाता है या फिर माइनर इंसुलेशन किसके किसके बीच में दिया जाता है। तो ये जो है आपको बातें याद रखनी है। अब देखिए कुछ होता है इंसुलेटिंग ऑयल और उसकी होती है कुछ प्रॉपर्टी। तो इंसुलेशन ऑयल जो है वो क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है जो टैंक में फिल होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल और इंसुलेटिंग ऑयल। ये हमारा टैंक है, इसके बीच में क्या, इसमें हमारा ऑयल फिल किया होता है और हमारा जो मेन टैंक रहता है वो पूरा फुल रहता है। ये है हमारा मेन टैंक, फुल रहता है किससे, ट्रांसफॉर्मर ऑयल से। यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल नहीं लिया जाता है क्योंकि फैटी एसिड फॉर्म हो जाता है जो कि अननेसेसरी हीटिंग प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है पुट किया जाता है। कंजर्वेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल फिल करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। ये हमारा कुछ कंजर्वेटर था। इसमें जो है मेन टैंक के कंपेयर में जो है फुल नहीं किया जाता है, ओनली 10 to 20% जो है ऑयल फिल किया जाता है। ऑयल ओनली 10 to 20% ऑफ मेन टैंक यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मर टैंक ऑयल के बारे में हमने बात किया। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या है? देखिए इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो ये फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है प्लस जो है हीटिंग को भी बचाता है, तो इट कैरी अवे हीटिंग। क्या होता है ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है तो वो इंसुलेशन क्या करता है, उस हीटिंग को बाहर निकालता है ट्रांसफार्मर में और उसको फिर कूल होने के लिए छोड़ देता है। तो ये भी इंसुलेशन का ही फंक्शन है। प्लस एक और फंक्शन देख लीजिए, जो है वो डर्ट और मॉइस्चर को भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है आप बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर इंसुलेशन का, और इंसुलेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, देखिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? काफ़ी अच्छा होना चाहिए इंसुलेटिंग ऑयल का। सेकंड, फ्री फ्रॉम एयर और मॉइस्चर एंड डर्ट। क्या हो जाएगा अगर हमारे इंसुलेटिंग ऑयल में या ट्रांसफार्मर ऑयल में एयर, मॉइस्चर या फिर हमारा क्या आ जाता है, डर्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, अननेसेसरी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कारण हो जाता है। थर्ड हमारा क्या हो जाता है, देखिए लो विस्कोसिटी। हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए। विस्कोसिटी जो है आप जानते हैं क्या होता है, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। फोर्थ जो टेम्परेचर है वो हाई इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट यानी कि हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर ऑयल वेपर जो है वो इग्नाइट कर लेता है, हमारा ऑयल इग्नाइट्स जो है उसको बोलते हैं हमारा हाई फ्लैश पॉइंट। और क्वेश्चन आता है कई बार, देखिए इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो है फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 135 डिग्री सेल्सियस, नॉट लेस देन दिस। फिफ्थ जो है वो स्लज फ्री होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे स्लज क्या होता है, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारा एक सेमी हाइड्रोकार्बन्स बनने लगता है। तो इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्लज फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है और अननेसेसरी फिर हीटिंग होने लगती है। ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंसुलेशन के बारे में। आपको सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इंसुलेशन में सिर्फ आपको ये 135 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। अब जो देखिए टैंक तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टैंक में जो ऑयल फिल रहता है, मेन टैंक जिसके अंदर पोर देखे थे हम लोगों ने, वो होता है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर, ब्रीदर और बकॉल्स रिले, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी टैंक के बारे में, कुछ भी नहीं है ऐसा डिस्कशन करने के लिए। कंजर्वेटर, फोर्थ आप टैंक डाल लीजिएगा, कंजर्वेटर। ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके। तो ये जनरली सिलेंड्रिकल होता है। आप देखिएगा कभी भी अपने स्ट्रीट से गुजरिएगा, सिलेंडर शेप का होता है, कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर ऑयल भरा होता है और ये ऑयल जो है वो ये बताता है कि आपका ट्रांसफार्मर की कंडीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंजर्वेटर। ये बताता है कि जो ऑयल है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
या फिर एक्सपेंड हो रहा है, इसकी कंडीशन ये कंजर्वेटर बताता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इट टेल्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अभी देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एंड एक्सपेंशन कैसे होता है ऑयल का। फिलहाल के लिए जो है आप ये नोट कर लीजिए। अब इसी में हम देखते हैं, देखिए जो भी हमारा एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है लोड पे। तो जब भी हमारा क्या होता है, लोड बढ़ता है, व्हेन लोड इज़ मोर, तो हमारा क्या होता है, जब भी लोड बढ़ता है तो उसके बाद ऑयल क्या होता है, एक्सपैंड होने लगता है। ऑयल देखिए एक्सपैंड होने लगता है, फिर उसमें क्या होता है, गैस फॉर्म होने लगता है, और वो गैस क्या होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वो रिएक्ट कर जाता है उसका ऑयल वेपर्स किसके साथ, एयर के साथ। और एयर के साथ जब भी वो रिएक्ट करा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, फिर वहाँ पर क्या होता है, फायर की कंडीशन आ जाती है। तो ऑयल एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑयल वेपर्स start reacting with air, जो कि एक अनडिज़ायरेबल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए हमारे ट्रांसफार्मर के केस में। अनडिज़ायरेबल कंडीशन है। सिमिलरली जब हमारा लोड कम होगा, तो उसमें हमारा क्या होता है, ऑयल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो इसी चीज़ को क्या करता है, वो अवॉइड करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है हमारा कंजर्वेटर। मेन टैंक में हमेशा क्या होना चाहिए, मेन टैंक में हमेशा ऑयल जो है वो हमारा फुल होना चाहिए, और कंजर्वेटर में 10 to 20% ऑफ मेन टैंक ऑयल फिल होता है। तो कंजर्वेटर का यही काम है कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन देखता है ऑयल को। तो आपको जो है वो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा ब्रीदर। तो ब्रीदर से जो है क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 लाइन ही आपको याद रखना है ब्रीदर के बारे में। तो हमारा 6th था, देखिए ब्रीदर। ब्रीदर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रीदर मतलब सांस से कुछ जो है संबंधित है। तो देखिए जब हमारा अभी मैंने बताया कि जब लोड हमारा क्या होता है, मोर होता है, तो ऑयल एक्सपेंड करना शुरू करता है। और जब हमारा लोड क्या है, कम होता है, तो क्या होता है, लोड जब कम होता है तो एयर जो है वो अंदर आने लगता है, एयर इनटेक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर का जो एयर है वो हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर आ जाता है। आउटसाइड मॉइस्चर कम इन दी ऑयल। अब देखिए कभी भी मैंने अभी बताया था कि जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें कभी भी जो है मॉइस्चर या डर्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन लोड जैसे कम हो रहा है तो क्या होता है, हमारा मॉइस्चर एंटर कर दिया, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है ऑयल की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है ऑफ ऑयल डिक्रीजेस, ऑयल डिक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर हमारा कम हो गया तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर प्लस क्या होने लगता है, वाइंडिंग जो है वो गर्म होने लगता है, वाइंडिंग हीट, ओवर हीटिंग होने की कंडीशन आ जाती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक ब्रीदर जो है वो डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस जो कि आपने देखा था कहाँ पर, एक छोटा सा साइड में मैंने ड्रॉ किया था, उसे हम बोलते हैं ब्रीदर। तो इसीलिए ब्रीदर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर में। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ब्रीदर की रिक्वायरमेंट होती है, अवॉइड करने के लिए ये हमारा आउटसाइड मॉइस्चर को। नेक्स्ट देखिए आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ से आता है ब्रीदर में। एक तो ये स्टेटमेंट दे देगा, सेकंड
ये जब ड्राई कंडीशन में होता है तो इसका कलर पूछता है, तो इसका कलर देखिए होता है ब्लू कलर होता है। ये ड्राई कंडीशन में जब कोई भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब ड्राई है, वहाँ पर ये है ब्लू। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस केस में क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और ये कलर चेंज होकर के वाइटिश पिंक हो जाता है, यानी ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वाइटिश ऑप्शन में ना दे तो आपको क्या करना है, पिंक लगाना है। और ब्रीदर किस मटेरियल का बना होता है, तो ये होता है सिलिका जेल का। सिलिका जेल का ये होता है जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये हो गया हमारा ब्रीदर। ब्रीदर में क्या क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट जो है लास्ट हम देखने जा रहे हैं बकॉल्स रिले। नेक्स्ट जो रहेगा वो बकॉल्स रिले, और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बकॉल्स रिले। 7th जो हमारा पॉइंट बनता है वो होता है बकॉल्स रिले। देखिए जब मैं मेन कंस्ट्रक्शन दिखाई थी तो आपको दिखाया था मैंने कि जो कंजर्वेटर है और मेन टैंक, इसके बीच में हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया था, देखिएगा बकॉल्स रिले मैंने ड्रॉ किया था। ये हो गया हमारा रिले। तो आपको पता है रिले मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होगा जो कि प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट काम करता होगा ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसका मेनली काम क्या होता है, ये एक गैस एक्चुएटेड रिले है, ये ध्यान रखिएगा, ऑयल वॉयल नहीं है, ये गैस एक्चुएटेड रिले है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ इंस्टॉल्ड बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक, इसके बीच में ये इंस्टॉल्ड रहता है, मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसमें क्या हो जाता है हमारा, थर्ड ये है कि ये दे देता है हमारा अलार्म फॉर माइनर फॉल्ट। जब भी अगर ट्रांसफार्मर में कोई माइनर फॉल्ट आया तो उसमें क्या होता है, अलार्म क्रिएट कर देता है। ये अलार्म जो एक्टिवेट कर देता है हमारा ये रिले, इसका नाम बकॉल्स रिले है। लेकिन जब भी मेजर फॉल्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर मेजर फॉल्ट होता है, तब क्या करता है, तब ये डिसकनेक्ट कर देता है ट्रांसफार्मर को, डिसकनेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम द मेन जो है सर्किट से। लेकिन ये जो हमारा फॉल्ट होता है, तो ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं इंटरनल फॉल्ट। जो भी ये फॉल्ट को रिमूव करेगा वो हमेशा ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं इंसेपिएंट फॉल्ट। तो ये दो जो है पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है हमारा बकॉल्स रिले, एक तो गैस एक्चुएटेड रिले ये आएगा, प्लस इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है, इंसेपिएंट फॉल्ट के लिए होता है। और इंसेपिएंट फॉल्ट मतलब जो भी हमारा मेजर या माइनर फॉल्ट इंटरनली हो रहा है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए ये जो है वो पूरा जो टॉपिक है वो एज़ फार एज एमसीक्यू इज़ कंसर्न वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप ओन वर्ड्स में जो है अच्छे से लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा डायग्राम का, एंड पूरे आप पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर लीजिएगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।